मंदिर और मस्जिदों के मसले निपट जाएंगे। अयोध्या, काशी, बनारस, पता नहीं कहां कहां, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत, जब सारे मंदिर और मस्जिदों के मामले सुलझ जाएंगे तब मोदी जी यहां पे जो बेरोजगार लोग आपसे अपना अधिकार मांगेंगे उनको क्या जवाब दोगे आप? सबसे बड़ी बात यह है 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं मिला। आज भी नौजवान रोजगार के लिए लड़ रहा है। सरकारी नौकरी पाना तो असंभव है, निजी नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। और आंकड़े जो आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है आंकड़ों की। ये आंकड़े किसने बनाए? मैंने विधानसभा में प्रश्न पूछा था कि कोविड से मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने लोगों की मौत हुई। मुझे जवाब मिला मध्य प्रदेश की विधानसभा में कि मौतों का आंकड़ा भारत शासन के पास रहता है, प्रदेश शासन के पास नहीं रहता, और भारत शासन ने अभी तक प्रकाशन नहीं किया, इसलिए जिलेवार हम मौत का आंकड़ा नहीं बता पाएंगे। फिर जब एक विदेशी एजेंसी, जब वैक्सीन लगाने की बात हो रही थी, उन्होंने बोला भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगा, तो मोदी जी ने बोला हाँ WHO बहुत अच्छी एजेंसी है, सही बोल रही है। पर जब उन्होंने बोला कि 56 लाख लोग चले गए यहां पे कोविड के, और लोगों को यहां पे ऑक्सीजन नहीं मिली और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, तो मोदी जी ने बोला ये विदेशी चाल है, इसमें चीन की चाल लगती है। बात सारी यह है कि आंकड़े जो आपको परोसे जा रहे हैं वही सही नहीं। मैंने कुछ दिन पहले एक मंच से कह दिया कि IAS और IPS अधिकारी अपने धर्म का निर्वाह करें। ये मातृभूमि उनकी भी है, उनने संविधान की शपथ ली है इस देश के लिए निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए। मैंने ये भी कहा कि अब आप सरकार के चपरासी के रूप में काम ना करें। प्रदेश की खबर बना दी उसको, कई लोगों ने उसको बोला विधायक के बिगड़े बोल। पर मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि यही IAS और IPS अधिकारी जो गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं सरकार की वाहवाही कराने के लिए, उनके खिलाफ ये शब्द मैंने कहे थे, और ये मेरे पास प्रमाण है इस बात कि मध्य प्रदेश की सरकार प्रमुख सचिव सांख्यिकी से लेकर सचिव सांख्यिकी तक ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, आंकड़े भारत शासन के पास रहते हैं। तो फिर क्या आप चपरासी के रूप में काम कर रहे हो कि अधिकारी के रूप में काम कर रहे हो? आपका जवाब ये बात को सिद्ध करता है, आपका जवाब ये बात बताता है। और यही परिस्थिति हमारी है। शिवराज सिंह जी एक कागज ले गए, उसमें क्या लिखा था मुझे भी नहीं मालूम, हमें तो नहीं दिखाया, पर वो मोदी जी को बता के आ गए कि मैंने बहुत नौकरियां दे दी लोगों को। पर बेरोजगारी की समस्या मध्य प्रदेश में हल नहीं है। हम मामा जी के आशीर्वाद, वरदान या उनके रहमत और उनके रहमो करम पर नहीं जीना चाहते। मामा जी, हमने आपको अपना प्रतिनिधि बनाया, आप राजशाही के राजा नहीं है कि आपके रहमो करम पर हम जिए। आपको हमने भेजा था वहां पर हमें मजबूत बनाने के लिए, और हमने आपको भेजा है तो हम आपको वापस भी बुला सकते हैं और वापस जमीन पे बिठा सकते हैं। ये बात जब तक उनके समझ में नहीं आएगी तब तक मामला नहीं जमेगा, आपका मामला नहीं हो पाएगा। और रही बात आदिवासी वर्ग की और अनुसूचित जाति वर्ग की, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में जो पट्टे मिले आज भी उन पे काबिज नहीं लोग हो पाए। हमारे जिलों में तो ऐसे सैकड़ों पट्टे निरस्त कर दिए गए, कह दिया गया कि ये तो सही पट्टे नहीं है, ये गलत सरकार ने पट्टे दे दिए। अगर किसी भूमिहीन को भूमि का अधिकार देने का काम किया कांग्रेस की सरकार ने तो वो गलत है, और अगर किसी फर्जी सर्वे कराकर करोड़ों रुपए की जमीन आप किसी उद्योगपति को दे देते हो इस्तेमाल करने के लिए, वो सही है। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया, उसका कोई ज्यादा महत्व आप यहां मध्य प्रदेश में नहीं समझ पा रहा है। पर जब ये अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापार करने आई थी, और सबसे पहले इनने बंदरगाहों पे कब्जे किए, कैसे न कैसे करके, और थोड़ी बहुत फौज इकट्ठी करके, और छोटे मोटे स्थानीय विवादों को लेकर, और स्थानीय विवादों में सही समय आने पर जब वो लोहा गर्म है वहां चोट करके स्थानीय विवादों का फायदा लेकर उन बंदरगाहों पर अपने कब्जे कर लिए। इंतजार करते रहे ये कि अली वर्दी खां जो था बंगाल का वो कब मरेगा, तो उनको मालूम था अली वर्दी खां का कोई एक वारिस नहीं है, वो सैकड़ों वारिस हैं, तो इनके बीच में लड़ाई होगी। और जैसे ही वो लड़ाई छिड़ी
तो उनको सिराजुद्दौला के खिलाफ वहीं पे मीर जाफर मिल गया और उनने बंगाल के कलकत्ता के पोर्ट पे बंदरगाह पे कब्जा कर लिया। यही सूरत में हुआ, ये वसई में हुआ। धीरे धीरे करके सारे बंदरगाह पे कब्जे हो गए तो व्यापार पे कब्जा हो गया। आज क्या हुआ? आज देश के अधिकांश बंदरगाह, उस समय तो हवाई जहाज थे नहीं, उस समय तो व्यापार समुद्र से ही होता था। अधिकांश बंदरगाह आज एक व्यक्ति के कब्जे में चले गए हैं, अडानी के, और एयरपोर्ट भी अधिकांश उनके कब्जे में हो गए हैं और सरकार भी उनके साथ खड़ी हुई है। तो क्या हम मान लें ये ना, इसमें क्या कोई अतिशोक्ति होगी क्या कहने के लिए कि ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है इस देश को परतंत्र करने के लिए? क्योंकि अगर आप अपना गेहूं बाहर भेजना चाहते हो तो आपको मुंद्रा पोर्ट पे भेजना पड़ेगा या कांडला पोर्ट पे भेजना पड़ेगा, वहीं से गेहूं जाएगा। और गेहूं की क्या परिस्थिति हुई है, उपार्जन कैसा हुआ है, मुझे क्या इछावर विधानसभा क्षेत्र में कहने की आवश्यकता पड़ेगी? 2100 का गेहूं नहीं, मैं मुख्यमंत्री होता तो 2100 में मिट्टी खरीद लेता। पड़ोस का ही आदमी है।